टेंस हमने सीखा था, अब हम टेंस के साथ पैसिव वॉइस सीखते हैं। समझिएगा, जो टेंस के नियमों का हम अध्ययन करते हैं वे सभी टेंस के नियम ही एक्टिव वॉइस हैं। हमने ट्रांजिशन सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, और जो हमने अध्ययन किया, जिस टेंस का हमने अध्ययन किया, ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है इसको सीखा, तो जो टेंस के नियम हैं वही एक्टिव वॉइस हैं। अब हमको एक्टिव वॉइस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में, अर्थात टेंस के नियम जो हमने सीखे वही एक्टिव वॉइस है और हम इसको चेंज करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में। अब जरा इसको लिखते हैं, एक्टिव ACTIV, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर हिंदी में बोले तो लिखेंगे कर्ता वाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। अब जरा पहले हम ये सीख लेते हैं कि ये कर्तावाच्य क्या है और कर्मवाच्य क्या है। समझो, अब कर्तावाच्य मतलब जो टेंस का अध्ययन हमने किया, सिंपली जिस टेंस का हमने अध्ययन किया, जितने भी टेंस का हमने अध्ययन किया वो सब का सब एक्टिव वॉइस है, उसी को कर्तावाच्य बोलते हैं। दूसरा है पैसिव वॉइस, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य, इसका अध्ययन हमको करना है। जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, मैं आपको देता हूं। पहली चीज, किसी भी वाक्य की पैसिव वॉइस तब बनेगी जब उस वाक्य में वर्ब होगी। इतनी बात पूरी नहीं है, जब उस वाक्य में वर्ब होगी, और जैसे मान लो सेंटेंस लिखा हुआ है शी इज अ गर्ल या शी इज अ सिंगर लिखा हुआ है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस सेंटेंस की आप पैसिव वॉइस बनाओ तो आप इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, हालांकि इस वाक्य में इज वर्ब आई हुई है। यानी इतना कहना कि अगर किसी वाक्य में वर्ब आ जाए तो हम उस वाक्य की पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ये बात पूरी तरीके से नहीं ठीक है। ध्यान से देखो आप। नंबर दूसरी बात आती है कि नहीं, इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी क्योंकि उसमें वर्ब आई है लेकिन मेन वर्ब नहीं आई है। इसका मतलब जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा बनता है वो सेंटेंस बनता है कि अगर वाक्य में मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब आने पर वाक्य की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। अगर हमने लिखा ही गोज टू स्कूल, तो ऐसी स्थिति में इस वाक्य की भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। अब हम ये सीखेंगे कि पैसिव वॉइस का निर्माण होगा कब या पैसिव वॉइस बनती कब है। ध्यान से देखना आप, जो मेन वर्ब होती है जिसको हम हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है मुख्य क्रिया, और ये मुख्य क्रिया दो प्रकार की होती है। समझना, जो मेन वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली मेन वर्ब होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो मेन वर्ब होती है उसे बोलते हैं सकर्मक, और इनट्रांजिटिव जो मेन वर्ब होती है इसे कहते हैं अकर्मक। अब आप जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं अगर ये बात आपके समझ में है तो आप अच्छे से पैसिव वॉइस को समझ पाओगे। किसी भी सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो उसके लिए जो पहली प्राइमरी कंडीशन है वो कंडीशन है वाक्य में मेन वर्ब आनी चाहिए, और जो मेन
मेन वर्ब आए वो ट्रांजिटिव हो। क्या हो? ट्रांजिटिव हो। अगर वाक्य में आई हुई मेन वर्ब इनट्रांजिटिव है तो उस वाक्य की पैसिव वॉइस कतई नहीं बन सकती। इसको आप समझना। अब हमको समझना यह है कि आखिर में मेन वर्ब ट्रांजिटिव होगी कैसे, ये फोकस करना है यहाँ पर। अब समझो, अगर किसी वाक्य में मुख्य क्रिया आई और वो मुख्य क्रिया सकर्मक है तब उस वाक्य की पैसिव वॉइस बनेगी। अब सकर्मक कैसे है, जरा इस पर फोकस करते हैं। देखो आप, सा मतलब साथ में, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अब जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब आए और उस मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य की पैसिव वॉइस बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को। अब आप जरा इसको ध्यान से देखना। जब भी किसी भी मेन वर्ब में कोई भी वाक्य लिखा हुआ है और जो कोई भी वाक्य लिखा हुआ है उसकी जो मुख्य क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आएगी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। समझना, कभी भी जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो हिंदी में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो हिंदी में जो उसकी मेन वर्ब होती है वो वाक्य के अंत में आती है। इंग्लिश के ग्रामर में वो जो मेन वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाती है। दोनों ग्रामर में, हिंदी के ग्रामर में और इंग्लिश के ग्रामर में अंतर है, इसको समझना। हिंदी का ग्रामर कहता है कर्ता तब कर्म तब क्रिया, अंग्रेजी का ग्रामर कहता है सब्जेक्ट तब वर्ब तब ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसको समझना। किसी भी वाक्य में, हम हिंदी के वाक्य की बात करेंगे, किसी भी वाक्य में जब हम मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको, दो शब्द याद रखना, केवल दो शब्द है, किसी भी मेन वर्ब से जब हम क्या अथवा किसको से प्रश्न करते हैं तो क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हिंदी में आप कहते हो कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। जनरली हमको ये मानसिकता होती है हमारी कि वाक्य में जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, जो काम किया जा रहा है वो मेन वर्ब है, और जो वाक्य में बाकी बच गया वो ऑब्जेक्ट है। इट्स नॉट ट्रू, ये 100% सही बात नहीं है। सही बात यह है वाक्य में ऑब्जेक्ट तभी होगा जब हम मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर हमको उत्तर मिलेगा। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब से हम क्या अथवा किसको से प्रश्न करें और हमें उत्तर मिल जाए तो वाक्य में ऑब्जेक्ट आया। जैसे ध्यान दो आप, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। अब आप ध्यान से देखना, मेन वर्ब है पढ़ाते हैं, ये काम किया गया। अच्छा ध्यान से देखो, आप पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो जब आप क्या पढ़ाते हैं से प्रश्न करोगे तो उत्तर आपको मिलेगा हिंदी। तो जो हिंदी है वो वाक्य का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुख्य क्रिया से आपने क्या से प्रश्न किया और आपको उत्तर मिल गया। दूसरी कंडीशन देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं। अच्छा अब देखो, आप पढ़ाता हूं मेन वर्ब हो गया, पढ़ाता हूं मेन वर्ब है। इस मुख्य क्रिया से हम क्या से प्रश्न किया, हमने पढ़ाता हूं क्या, तो मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, क्या से प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिला। अब जब क्या से प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिला तो हम किसको से प्रश्न करेंगे, किसको पढ़ाता हूं। अब देखो, मैं आपको पढ़ाता हूं से क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, लेकिन अगर किसको से प्रश्न करें तो उत्तर मिला आपको। ऐसी स्थिति में ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुख्य क्रिया से किसको से प्रश्न करने पर, दो कंडीशन ध्यान दीजिएगा, क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए,
अथवा अगर क्या से प्रश्न करे और उत्तर न मिले तो किसको से प्रश्न करे और उत्तर मिल जाए, तो जो हमारी मेन वर्ब होगी वो मेन वर्ब ट्रांजिटिव होगी। जब मेन वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी पैसिव वॉइस बनेगी। अगर वाक्य में आई हुई मेन वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्थिति में उस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। समझो, अब हमने सेंटेंस लिखा, गाय हमें दूध देती है। गाय हमें दूध देती है। अब देखो, आप देती है ये मेन वर्ब है। अच्छा, अब आप देती है से क्या से प्रश्न करो, क्या देती है भाई, तो उत्तर मिलता है दूध देती है। तो ये जो दूध है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रामर में आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट, वो जानते हो आप। तो क्या से प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल गया दूध। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नंबर जिसको सजीव निर्जीव कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड लिख देते हैं। तो क्या देती है, तो दूध देती है। अच्छा, अब इसी से आप प्रश्न करो किसको देती है, तो हमें देती है। ये भी हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। यानी किसी वाक्य में जो ऑब्जेक्ट की संख्या है वो 2 हो सकती है। अच्छा, अगर हम यहां पर कहें कि गाय हमें और तुम्हें दूध देती है, तो अभी तो आप कहोगे कि ऑब्जेक्ट हमें और तुम्हें हो गया, तो हमें और तुम्हें ये दोनों और शब्द से कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। सजीव ऑब्जेक्ट तो दोनों है। अभी मैंने अच्छा हम पढ़ा रहे थे, उसने कहा कि गाय हमें दूध और दही देती है। हमने कहा ठीक है, गाय जब देगी तो दही साथ में देगी। अरे भाई, गाय दूध देगी, दूध से दही बनाओगे, तो गाय हमें दूध दही और घी देती है। तो गाय खाली दूध देती है, दही और घी हम बनाते हैं। तो ये कहना कि गाय हमें दूध दही और घी देती है, थोड़ा सा ये जो है वो इरेशनल टाइप के क्वेश्चंस कहीं आते हैं। तो गाय जो बेसिकली देगी वो हमको दूध ही देगी, गाय हमको दही या घी नहीं देगी। और गाय हमें और तुम्हें दूध देती है, तो हमें और तुम्हें और शब्द से जुड़ा हुआ है, तो उसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। इसलिए अगर इस प्रकार के कहीं कोई तार्किक क्वेश्चन या इरेशनल क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब देखो, आप कहीं कहीं किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हमने कहा विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, हालांकि अब 2-3 साल से बेचारे जा ही नहीं पा रहे हैं, सब क्या बताएं, 2 साल से कहाँ विद्यालय जा पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मस्ती में भी होंगे, है नहीं। मतलब जब स्कूल जाना रहता था तो बच्चे बहुत चिंता करते थे कि विद्यालय जाना है, सुबह उठना है और जो है जल्दी जल्दी नहाना है जाना है। वो थोड़ा सा सैटरडे का इंतजार होता था कि सैटरडे की रात कब आएगी। लेकिन जब कोई चीज होती है तो इंसान उसका महत्व नहीं समझता। अब आप अगर आजकल के विद्यार्थियों से पूछो जो साल भर बैठे हुए बोर हो गए हैं, तो वो समझेंगे कि विद्यालय का कितना बड़ा महत्व है। वो घर में बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। बराबर, यहाँ पर ये बात नहीं है। ये जाते हैं मेन वर्ब है। अच्छा, अब देखो, आप जाते हैं तो क्या जाते हैं। अब जाते हैं से अगर आपने क्या से प्रश्न किया कि क्या जाते हैं, तो आपको उत्तर नहीं मिला। अच्छा, अब जब क्या से उत्तर नहीं मिला तो हम किसको से प्रश्न कर लें। किसको जाते हैं, तो किसको जाते हैं तो भी हमको उत्तर नहीं मिला। अब कुछ लोग कहेंगे विद्यालय को जाते हैं। अरे कहाँ जाते हैं, तब विद्यालय को जाते हैं। किसको से जब आप प्रश्न करोगे तो जो उत्तर होगा वो आपको हमेशा सजीव मिलेगा, किसी प्लेस का नाम थोड़ी ना मिलेगा। जैसे गाय हमें दूध देती है तो किसको देती है, हमें देती है। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो किसको पढ़ाता हूँ, तो आपको पढ़ाता हूँ। तो विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं तो क्या जाते हैं, कोई उत्तर नहीं मिला। अच्छा, किसको जाते हैं तो कोई उत्तर नहीं मिला। अच्छा, कौन जाते हैं, तो विद्यार्थी जाते हैं। देखिएगा आप, ये सब्जेक्ट हो गया, विद्यार्थी आपका सब्जेक्ट है, जाते हैं ये आपका मेन वर्ब है। अच्छा, और जो विद्यालय बच गया, अब समझिएगा आप, अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बाद कुछ बचे और जो बचा हुआ शब्द है अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एक चीज है, उसको याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट। COMPLEMENT इसको बोलते हैं पूरक, मतलब पूरा करने वाला। विद्यालय इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझो आप। जब कभी भी हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा तब ऑब्जेक्ट होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है। अब आप ध्यान से देखो तो इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, बिकॉज इन दिस सेंटेंस द मेन वर्ब इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज इंट्रांजिटिव। थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं।
अब एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। सुना होगा आपने थोड़ा सा बचपन में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही टिमटिमाते हैं। टिमटिमाता समझते हैं ना? अच्छा, अब देखिएगा, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं ये हो गया आपका मेन वर्ब। अच्छा, अब समझो, अब आप जनरली आप किसी व्यक्ति से पूछो, थोड़ा सा छोटे बच्चों से जिनका स्टैंडर्ड 8th 9th 10th ऐसा कुछ है, तो अगर आप उनसे पूछोगे टिमटिमाते हैं क्या, तो उनका जनरली उत्तर मिल जाएगा तारे। क्या टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। ना 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 ना, कौन टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं। जब वाक्य में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, व्यक्ति मतलब कोई भी पर्सन हो, कोई जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसमें पृथ्वी सब्जेक्ट है, तो टिमटिमाते हैं तो कौन टिमटिमाते हैं? तो तारे। क्या टिमटिमाते हैं? तो उत्तर नहीं मिलेगा। अच्छा देखो, कौन टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, अब आप ध्यान देना, टिमटिमाते हैं क्या, उत्तर नहीं मिल रहा, तो जो वाक्य में ये आसमान में बच गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसे आप कहोगे पूरक। यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। शेर जंगल में दहाड़ता है। शेर जंगल में दहाड़ता है। अब देखो, आप दहाड़ता है, ये मेन वर्ब हो गया। अच्छा, कौन दहाड़ता है? तो शेर दहाड़ता है, तो शेर क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। ये दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, तो शेर क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और क्या दहाड़ता है? अब ध्यान देना, शेर क्या से प्रश्न करने पर शेर नहीं मिलेगा, किसको से प्रश्न करने पर, कौन से प्रश्न करने पर उत्तर शेर मिलेगा। क्या से प्रश्न करने पर आपको उत्तर नहीं मिला और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, तो वाक्य में जो शेष बच गया ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, COMPLEMENT। अब देखो, आप बच्चे बाग में फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम फुटबॉल लिखते हैं या फिनाइल लिखते हैं या कहीं कहीं आपने लिखा होगा डॉक्टर, तो ऐसे लिख दिया जाता है, डॉक्टर ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है। अच्छा, ऊपर ये जो निशान लगा दिया जाता है उसके ऊपर बिंदी नहीं लगी होती। ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा आ की मात्रा है और इस मात्रा का प्रयोग हम केवल उन शब्दों पर करते हैं जो शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, और जब इन्हें हिंदी भाषा में लिया जाता है तब आप इन शब्दों का प्रयोग, इस मात्रा का प्रयोग तब करते हैं। डॉक्टर, जैसे फुटबॉल, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, FOOTBALL, तो ये फुटबॉल लिखा गया। जैसे हम लिखते हैं कॉलोनी, कहीं देखा होगा तो कॉलोनी ऐसे लिख दिया जाता है, तो कॉलोनी जब आप लिख देते हो तो ये ध्यान देना, इसके ऊपर अगर चंद्र बिंदु है तो इस चिन्ह का प्रयोग हम उस शब्द के पहले करते हैं, उस शब्द के साथ करते हैं जो हिंदी भाषा का शब्द है। अगर अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द है और उसे हिंदी में लिख दिया गया है तो ये ऊपर जो मात्रा लगती है ये आ की मात्रा लगती है, और इसका प्रयोग केवल उन शब्दों पर करते हैं जो शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं और हमने हिंदी में लिख दिया है। अगर हम इसी को चिकित्सक लिखेंगे तो हम यहाँ पर इस मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कॉलोनी की कोई हिंदी होती है, बहरहाल मुझे नहीं पता, तो अगर कॉलोनी की कोई हिंदी होती है अगर उसको लिखेंगे तो हम वहां पर ऐसी स्थिति में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। इस मात्रा का प्रयोग तभी होगा फिनाइल में, कॉलोनी में, डॉक्टर में, इन सारी चीजों का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जो शब्द अंग्रेजी भाषा से है और हमने उसको हिंदी भाषा में लिखा। अब ध्यान से देखो, आप बच्चे बाग में फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलते हैं ये आपका हो गया मेन वर्ब, ठीक। अच्छा, खेलते हैं तो
कौन खेलते हैं, तो पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लें। तो हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, कौन खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे सब्जेक्ट हो गया। अब आप ध्यान से देखो क्या खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसको खेलते हैं हमको उत्तर नहीं मिला, लेकिन वाक्य में कुछ बच गया। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों को छोड़ने के बाद वाक्य में जो कुछ भी बच जाए वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट के भी कई पार्ट होते हैं, इसमें जो प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, आर्टिकल होता है, उसकी चर्चा हम अगली वीडियोस में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमको जानना है वो ये जानना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है जिस वाक्य में मेन वर्ब आई है, तो बेसिकली उसमें चार चीजें आती हैं। सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कौन है, जो वाक्य में किसी कार्य को करे वो सब्जेक्ट है। जो कार्य वाक्य में किया जाता है कर्ता के द्वारा वो मेन वर्ब है। मुख्य क्रिया से, मेन वर्ब से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो ऑब्जेक्ट है, और जो वाक्य में शेष बचता है वो कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो हमने ये सीखा कि एक्टिव वॉइस का निर्माण पैसिव वॉइस में तभी होता है जब एक्टिव वॉइस में आई हुई मेन वर्ब ट्रांजिटिव हो, अर्थात सकर्मक हो। और मेन वर्ब ट्रांजिटिव तभी हो सकती है जब मुख्य क्रिया से क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल जाता है। अब आइए सीखते हैं पैसिव वॉइस। कुछ चीजें जरा कुछ बेसिक फंडे हैं उनको सीख लेते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है क्या, जरा इसको पहले समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तावाच्य, कर्तावाच्य मतलब जहां पर वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे हम कर्तावाच्य कह सकते हैं। सपोज कीजिए हमने कहा कि बच्चे शतरंज खेलते हैं, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इसमें हमको ये पता है कि कोई काम किया गया, हमको ये पता है कि उस काम को किसने किया और क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिल गया। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। देखो मैटर जो है वो केवल दो चीजों का है। एक्टिव वॉइस का कहना ये होता है कि द मेन थिंग इज सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ये कहता है द मेन थिंग इज ऑब्जेक्ट। इसको जरा आसान भाषा में समझें तो हम कहते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो मैं महत्वपूर्ण, मैं हूं तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पैसिव वॉइस कहती है कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। मतलब पैसिव वॉइस का कहना यह है कि अंग्रेजी है तब तो तुम पढ़ा रहे हो, अगर अंग्रेजी ही ना होती तो मैं क्या पढ़ाता। अब जरा देखो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो अध्यापक महत्वपूर्ण है, नहीं होगा तो विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा। अच्छा पैसिव वॉइस कहती है विद्यार्थी अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, मतलब विद्यार्थी हैं तब तो टीचर पढ़ा रहा है। भाई आप हो तो हम पढ़ा रहे हैं। अब आप ही नहीं रहोगे तो हम दीवार को पढ़ाएंगे या एलईडी को पढ़ाएंगे या मोबाइल को पढ़ा देंगे या इसको पढ़ा देंगे या पंखे को पढ़ा देंगे, किसको पढ़ाएंगे। इसका मतलब दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। बस जो आपका एक्टिव वॉइस है वो ये कहना चाहता है नहीं सब्जेक्ट की प्रधानता है, और जो पैसिव वॉइस है वो कहता है नहीं ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। इन दोनों अपनी जगह पर सही है। अगर मैं अपने हाथ पर यहाँ पर ये लिखता हूं तो जहां से आप देख रहे हो वहां से आपको कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, यहां से आप ध्यान से देखो, आप अपने हिसाब से देखो और मैं अपने हिसाब से देखता हूं। तो अगर हम देखेंगे तो कहेंगे 9 लिखा है और आप देखोगे तो आप कहोगे 6 लिखा हुआ है। तो हम दोनों में से गलत कौन है, तो पता चलता है गलत कोई नहीं है। किसी भी चीज को, कोई भी चीज गलत या सही, इस दुनिया में कुछ भी गलत या सही नहीं है। महत्वपूर्ण ये है आप खड़े कहाँ हो। नथिंग इज ईदर गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, द मैटर इज वेयर यू आर स्टैंडिंग। आप जहां से खड़े होते हैं चीजों को वहीं से देखते
देखते हैं और वहां से हम गलत या सही देखते हैं। इस दुनिया में किसी एक इंसान का सही किसी दूसरे इंसान का गलत होता है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ समझो आप। मोहन बांसुरी बजाता है। अब एक्टिव वॉइस का कहना यह है कि मोहन है तब बांसुरी बजा रहा है, अगर मोहन नहीं होता तो बांसुरी को कौन बजाता। पैसिव वॉइस का कहना यह है बांसुरी मोहन के द्वारा बजाई जाती है। अब पैसिव वॉइस का कहना यह है कि बांसुरी है तब ना मोहन बजा रहा है, अगर बांसुरी नहीं होती तो मोहन क्या बजाता। अब बात तो दोनों सही है, मोहन नहीं होगी तो बांसुरी कौन बजाएगा और बांसुरी नहीं होगी तो मोहन बजाएगा क्या। समझो, कहा गया कि जो है कहा गया कि वह एक गीत गाती है, तो वह एक गीत गाती है तो वह है तो एक गीत गा रही है, अगर वही नहीं होगी तो गीत को कौन गाएगा। पैसिव वॉइस कहती है एक गीत उसके द्वारा गाया जाता है। अरे गीत है तब तो गाना, जैसे कोई गाना है हम ही गा सकते हैं, तो गाना है तब हम गा सकते हैं और गाना नहीं होगा तो हम क्या गाएंगे। अब एक्टिव वॉइस का मतलब हम है तो गाना गा रहे हैं, पैसिव वॉइस का मतलब गाना है तो आप गा रहे हो। दोनों चीज एक ही है, बस दोनों अलग अलग करते हैं। एक्टिव वॉइस ये कहता है वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है और पैसिव वॉइस कहता है वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं पैसिव वॉइस के टेंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।